तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कुछ बातें पढ़ेंगे। अभी रोटेशन स्टार्ट नहीं होएगा आज। आज तो बस हम छोटी छोटी बातें करेंगे, ऐसी पुरानी बातें कुछ ताजा करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडीज का ही हम पढ़ने वाले हैं। अभी रिजिड बॉडी क्या होती है लिखिए। इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी two particles on the body does not change with the time, does not change with time, it is known as it is known as rigid body। तो इन दो लाइनों से आप क्या समझे, किसे कहते हैं रिजिड बॉडी? ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कभी भी ना बदले। जैसे ये पेन ले लो, इसका एक पॉइंट है एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं बदल सकती। खींचो, मोड़ो, घुमाओ, चलाओ, नहीं बदल सकती। तो ये क्या है? रिजिड बॉडी। तो मतलब सब रिजिड बॉडी ही है ये, जिसको आप मोड़ नहीं सकते। रॉड ले लो, और रॉड अगर जैसे मजबूत रॉड है, आप मोड़ नहीं सकते उसका, ऐसा पता लगा करके घुमा दिया तो फिर वो रिजिड बॉडी नहीं है। पर आप मोड़ नहीं सकते। भाई आप सोचो, रॉड है, आपने दम लगा के मोड़ दिया तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज हो गया ना। पहले इतनी लेंथ थी, मोड़ के पास आ गए। तो कुल मिला के रिजिड बॉडी हम जो पढ़ेंगे वो ऐसी चीजें होंगी जिनको आप मोड़ नहीं सकते हो, रिजिड बॉडी होंगी। ठीक है क्या? समझ गए क्या रिजिड बॉडी क्या है? कुछ खास बात नहीं है, बस बताने वाली बात है कैसी। क्योंकि उनके जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी बोल दिया जाएगा, उसका मतलब ये डिफॉल्ट सिचुएशन हो जाएगी, डिफॉल्ट बात हो जाएगी कि उस बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आप नहीं बदल सकते, वो सेम रहेगी विद टाइम के साथ। फिर लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी बराबर मास मास ऑफ द रिजिड बॉडी जी इनटू क्या होगा एच। एच किसका? सेंटर ऑफ मास की हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। याद करो यही तो होता है। रेफरेंस लाइन से ऊपर तो पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन से नीचे तो नेगेटिव। तो ये इसलिए लिखा दिया ताकि आगे जाके आप कंफ्यूज ना हो। जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो आपको रिजिड बॉडी की, तो बोले सर पहले ही पढ़ लिया, एम जी एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। एम जी एच सेंटर ऑफ मास, हाइट किसकी? सेंटर ऑफ मास की फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। ओरिजिन क्या होता है भाई? रेफरेंस लाइन ओरिजिन होता है। लाइन और पॉइंट में मतलब ही समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ओरिजिन एक पॉइंट होता है, रेफरेंस लाइन एक लाइन होती है, अंतर है। ठीक है, तो पूरे अब कुल मिला के लिखाने का हमारा मतलब यह है कि इस रोटेशनल मोशन नाम के चैप्टर में जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी रहेगी, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ ना लगाएं प्लीज। आप मन में कुछ आए तो तुरंत सोचे कि नहीं पहले दिन दूसरी लाइन में यही लिखाया था। अब हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ मोशन। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं और अब क्या पढ़ने वाले हैं वो सब इसमें आपको लिखना है। तो सबसे पहला मोशन लिखिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तीन तरह के मोशन है टोटल हमारे कोर्स में, या दो तरीके के, तीन तरह के। पहला लिखिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें लिखिए ऑल द पार्टिकल्स ऑन द बॉडी मूव विद सेम वेलोसिटी। ऑल द पार्टिकल्स ऑन द बॉडी मूव विद सेम वेलोसिटी। जब ऐसा होता है तो उस मोशन को कहते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। बोले ये क्या है, मतलब समझ गया? तो मैं कह दूं कि सर्कुलर मोशन से पहले
सर्कुलर मोशन एक चैप्टर आया था, उससे पहले आपने जो भी मोशन पढ़ा वो ट्रांसलेशनल मोशन था। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब सीधा मोशन, ठीक है वो भी, पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? हर पार्टिकल की वेलोसिटी किसी एक मोमेंट पर सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक हम बोल देते हैं ना आगे वी वेलोसिटी चल रहा है, पर ये ब्लॉक है भैया, इसमें लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों पार्टिकल्स हैं, है ना? और उन सबकी वेलोसिटी भी वी ही है, सबकी वेलोसिटी वी है, इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन है। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? वी। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन में है, हम ऐसा कहेंगे। तो ये ट्रांसलेट पढ़ रखा है, यही तो पढ़ा है अपन ने। देखो रोटेशनल मोशन में नई बातें तो मुश्किल से 4 या 5 हैं, बाकी की सारी बातें पुरानी ही हैं जो आप पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ी और डेप्थ के साथ। समझ में आ रही बात आपको? रोटेशनल में नई बात कुछ भी नहीं है मतलब 3 4 बातें नई है जो आप इस चैप्टर में नया पढ़ोगे, बाकी सब पुराना ही है। और वो नया भी एकदम नया नहीं है, वो भी पुराना ही है, बस थोड़ा सा नया है। और बाकी तो सब कुछ पुराना है, लेकिन थोड़ी सी और डेप्थ के साथ। तो आपको पुराना बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है क्या? इसी के साथ लिखो अगला मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। अच्छा, प्योर रोटेशन के ब्रैकेट में लिख देना फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। इसमें लिखिए ऑल द पार्टिकल्स विल मूव इन अ सर्कल, all the particles will move in a circle and line passing through their center, line passing through their center, line passing through their center is known as axis of rotation। तो पहले तो आप ये बताओ कि ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का मतलब क्या है, कौन सा मोशन है, जरा बताओ। ये पंखा घूम रहा है ना, अगर ये घूमता तो कैसे घूमता? जो ये मोशन करता है उसको कहते हैं अपन प्योर रोटेशनल मोशन या फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। फिक्स्ड एक्सिस का मतलब क्या है? ये जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस फिक्स है। जैसे साइकिल, साइकिल चल रही है मान लो, तो क्या ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन? जो पहिया घूम तो रहा है, पर जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है वो एक्सिस खुद आगे चल रहा है, तो वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं है। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन मतलब हमने जो सर्कुलर मोशन में जो भी पढ़ा वो क्या थे? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। जैसे मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, और ये एक्सिस है जो इसके पेट में से ऐसे निकल के जा रही है। समझ में आई बात? इसमें भी कितने पार्टिकल्स हैं? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों पार्टिकल्स से मिलके ये ऑब्जेक्ट बना है। और ये ऑब्जेक्ट ओमेगा से ऐसा घूम रहा है। कैसे? ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे घूम रहा है, यूं ऐसे, है ना? अरे ठीक है ना? तो एक्सिस क्या हो गई इसमें? समझ गए ना तुम? कैसे घूम रहा है, समझ में आई ना बात? ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक्सिस ये हो गई। नहीं, अबे ये ये एक्सिस है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये यूं 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 घूम रहा है, यूं। ठीक है ना? हाँ। तो जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये कह रहा है कि एक्सिस फिक्स है, और इस पर कितने पार्टिकल्स हैं? हाँ, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और वो सारे पार्टिकल्स सर्कल में घूम रहे हैं। जैसे कोई मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है M1,
यहाँ पे कोई मान लो M2, यहाँ पे कोई मान लो M3। इन सबकी रेडियस अलग अलग है। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R3। ये सब ऐसे सर्कुलर मोशन घूम रहे हैं किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। सबकी रेडियस अलग है। अलग है कि सेम है, अलग अलग है। आप यू घूम रहे हैं तो कोई पॉइंट पास है, कोई पॉइंट दूर है। किससे दूर है, किससे पास है? हाँ, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है क्या? तो इन सभी पार्टिकल्स का ओमेगा तो सेम होगा। इन सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी। कितनी होगी? ओमेगा होगी। लेकिन इन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। आप रेडियस को चाहो तो स्मॉल r1 से लिख दो। मैंने कुछ स्मॉल कर दी, कुछ कैपिटल कर दी, तो सबको स्मॉल कर। ओमेगा r1, ओमेगा r2, ओमेगा r3। ये कहना चाह रहे हैं। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन पे कोई जो जो भी बॉडी घूम रही है, कोई रिजिड बॉडी घूम रही है, उसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट। सभी का सेंटर सेम है, सभी एक ही एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। उन सभी का ओमेगा भी सेम है। वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि रेडियस अलग है। लिख लो, ये तो हो गया आपका प्योर रोटेशनल मोशन या फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ठीक है, समझ में आई बात? और तीसरा, तीसरा है CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, एक ऐसा मोशन जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। CTRM, ये ब्रैकेट नहीं है, सी है। ठीक है, इसमें इसका एग्जांपल ऐसा कि जैसे मान लो साइकिल का पहिया है या कोई डिस्क है। डिस्क को आपने ऐसे लुढ़का दिया तो ये आगे भी चलेगा। मतलब इसमें ट्रांसलेशनल मोशन वाली भी प्रॉपर्टीज होंगी। क्या है ट्रांसलेशनल मोशन की प्रॉपर्टी? हर पार्टिकल के पास आगे की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होगी ही होगी, और वो सेम होगी, और वो सेंटर ऑफ मास के बराबर होगी। और ये घूमेगा भी गोल गोल ओमेगा से। तो इसमें प्योर रोटेशन की भी सारी प्रॉपर्टी। मतलब प्योर रोटेशन में हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी कैसी है? ओमेगा r1, ओमेगा r2। तो हर पॉइंट के पास वो वाली वेलोसिटी भी आएगी, ओमेगा r1, ओमेगा r2। मतलब हर पार्टिकल के पास दो चीजों की वजह से वेलोसिटी आएगी, ट्रांसलेशन की वजह से भी और रोटेशन की वजह से। तो ये कहलाएगा कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हमने खूब पढ़ा है, NLM पढ़ा, खूब डायनेमिक्स देखी, उसमें फ्रिक्शन में खूब डायनेमिक्स देखी, खूब डिटेल में पढ़ रखा है। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं पढ़ा, इसमें सिर्फ 4 दिन 5 दिन सर्कुलर मोशन के पढ़े अपन ने। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में वर्क पावर एनर्जी, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की NLM, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की मोमेंटम कंजर्वेशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का कोलिजन। मतलब पूरी फिजिक्स फिर से, NLM से लेके सेंटर ऑफ मास तक की पूरी फिजिक्स। पावर कैसे लिखते हैं, वर्क पावर एनर्जी, वर्क इन थ्योरम कैसे लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लिखते हैं, एफ नेट बराबर एम ए। मतलब एनएलएम में क्या सीखा था? एनएलएम स्टार्ट कैसे किया था? सबसे पहले वो एक्सेलरेशन वाले सवाल करे थे, फिर इक्विलिब्रियम वाले सवाल करे थे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे पूरा शुरू से। समझ में आई बात? और फिर हम स्टार्ट करेंगे CTRM, और फिर CTRM से पूरी चीज स्टार्ट करेंगे। CTRM की NLM, उसमें इक्विलिब्रियम, उसमें एक्सेलरेशन, उसकी एनर्जी थ्योरम, उसका मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब आपकी अब 2 बार फिजिक्स और होने वाली है, जितनी आपने पढ़ी वो पूरी। ठीक है, एक बार आपने अकेले ट्रांसलेशन के लिए पढ़ी, फिर आप अकेले फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के लिए पढ़ोगे, फिर कंबाइंड पढ़ोगे CTRM। मस्त। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, प्योर रोटेशन ऑब्लिक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हम चालू कर। समझ में आई बात?
तो सबसे पहले लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी सिस्टम, रिजिड बॉडी लिख लो केवल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी इन इन प्योर रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। अब इधर देखो आप, कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है। हमेशा कोई ना कोई भी चीज जब घूमती है, ऐसा तो सर्कल में ही पता है, वो एक्सिस के अबाउट ही घूमती है, किसी की चारों तरफ घूमेगा ना यार। अरे हाँ कि ना। ये रही वो बॉडी, इसमें एक पार्टिकल दो पार्टिकल नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों अरबों पार्टिकल्स हैं। और हम अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या लिखना चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या लिखना चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो कि हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, इस चैप्टर में नई चीजें बहुत कम है, सब कुछ पुराना ही है, बस थोड़े और डेप्थ के साथ। समझ में आ रही बात? जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये नई चीज है क्या? ये V1 बराबर ओमेगा R1 नई चीज है क्या? अभी तक कुछ नया पढ़ा क्या? आधा चैप्टर हो गया, कुछ नया नहीं पढ़ा हमने। नहीं मतलब इतना सारा पढ़ लिया पर अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ा हमने, ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम क्या लिखोगे आप? बोलेगे सर हाफ m1 V1 स्क्वायर, हाफ, ऐसे लिखोगे ना। फिर आप ऐसे लिखोगे हाफ m1 V1 को क्या लिखोगे, ओमेगा, ओमेगा R1 का स्क्वायर, सही लिखा है ना, प्लस हाफ m2 ओमेगा R2 का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना। अब आप देखो, इतने सारी टर्म्स में से हाफ कॉमन निकाल लोगे, अंदर बचेगा m1 R1 का स्क्वायर प्लस m2 R2 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। देखो इससे ये बनाना आ गया क्या, हाफ कॉमन निकाल लिया, ओमेगा कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा ये। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं कि हाफ ऑफ सिग्मा ऑफ MI RI का स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 से n ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी। रुक जाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट वो है जो मैं कहने वाला हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है हाफ इंटू एक मास का टर्म और एक वेलोसिटी का टर्म। अब जरा उसको कंपेयर करते हैं, हाफ वेलोसिटी का टर्म ओमेगा, तो ये क्या हुआ? बोले सर ये कैसा मास है, यहाँ पे तो R² भी मल्टीप्लाई हो रहा है। समझना ध्यान से ना, इसको कहेंगे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बताओ पहले तो, इनर्शिया सुना सुना सा है क्या? क्या होता है इनर्शिया? आपको पता है F बराबर ma में m क्या होता है? ये होता है इनर्शिया, किसी बॉडी की इनर्शिया होता है ये। अब वो बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन में है, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो इनर्शिया मास के बराबर होता है, इसलिए इस फॉर्मूले में यहाँ m आ जाता है। बाकी लिखते क्या है वहां पे, इनर्शिया। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। जब बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन, इनर्शिया क्या होती है पहले बताओ। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो मोशन का अपोज करती है। मोशन का अपोज का मतलब, अगर वो रुका हुआ है तो चलने का अपोज करेगा, और चल रहा है तो रुकने का अपोज करना इनर्शिया है। जैसे कोई रुका हुआ है, कोई ब्लॉक आपको उठाना है और उसको लेके भागना है, तो दम लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, वही मेहनत इनर्शिया है। मतलब वो नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ब्लॉक है, धक्का मार के चलाया, तो वो जो दम बोल दो या उसको मेहनत बोल दो या कुछ भी, एक समझने के लिए समझ लो बस, वो इनर्शिया है जो ये चाह रहा था कि ब्लॉक ना चले। एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया, कोई फॉर्मूला नहीं है इनर्शिया का। अब आ गया, लेकिन सुनना, इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो चलने का अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है, चल रहा है तो रुकने का, रुक रहा है तो चलने का। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, जो इनर्शिया होता है वो मास के बराबर हो जाता है, ऐसा न्यूटन ने बताया हमें। लेकिन जब मास घूमता है, जब मास घूमता है
तो उसका इनर्शिया आर पे डिपेंड करता है, और आर क्या है? पार्टिकल्स की एक्सिस से डिस्टेंस है, मतलब बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। समझना ध्यान से, देखो आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं बढ़िया सा। एक ड्रम है, क्या है? एक ड्रम। ये रहा ड्रम, ठीक है ना? आपसे मैं कह रहा हूं ड्रम को इस तरह से उठाओ या इस तरह से चलाओ, मतलब ऐसा कुल मिला के चलाना है ड्रम को, ऐसा चलाना है, ट्रांसलेशनल मोशन कराना है। एक बार तो ऐसा, तो कैसे कराओगे? आप उठाओगे और चलाओगे, तो कुछ दम लगानी पड़ेगी। फिर मैं बोलूंगा कि नहीं ऐसा करो, ड्रम को ऐसे पकड़ो, उठाओ और चलाओ। आप बोलोगे हाँ ठीक है, सेम ही दम लगी, क्योंकि मास तो सेम ही था, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, मास सेम है ना? नहीं है, ऐसे पकड़ोगे तो मास अलग है, ऐसे पकड़ोगे तो मास नहीं, सेम है ना? और दोनों को, दोनों ही केस में मेहनत भी बराबर लगेगी, मतलब दोनों ही केस में इनर्शिया सेम था। समझना ध्यान से, लेकिन अब रोटेट कराना है। तो एक केस में तो हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं कि ड्रम था, उसको पहले पटक दिया और फिर उठा दिया, और ऐसे कर करके अपन ड्रम को यहाँ ले आए। तो समझ में आई बात? यहाँ लाना है ड्रम को, और एक में क्या तरीका अपनाया? ये ड्रम है, ऐसे यूं पड़ा है ड्रम, और फूक मार दी, और वो भाई साहब लुढ़कते 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 अपने आप यहाँ पहुंच गए। कहने का मतलब क्या है? इसमें आपको ज्यादा दम लगानी पड़ी, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, इसमें इनर्शिया ज्यादा था। ड्रम वही है, उसका मास भी वही है, बस उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दी। एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ऐसे यूं है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यूं घूम रहा है ड्रम, समझ रहे हो आप? ऐसे घूमते हुए जा रहा है, और दूसरी बार में ऐसे घूमते हुए जा रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने से इनर्शिया चेंज हो गया। तो ये कैसा इनर्शिया है? जो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मास तो दोनों में सेम था। तो बोले सर फिर हमको डराइव किया, काइनेटिक एनर्जी का एक फंक्शन बनाया, और देखा कुछ चीज आई तो है जो मास पे तो डिपेंड कर ही रही है, लेकिन साथ पे एक चीज पर डिपेंड कर रही है, और वो है एक्सेस ऑफ रोटेशन से हर पार्टिकल की डिस्टेंस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड कर रही है। उसको कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली ये रोटेशनल मोशन का मास है। जैसे जहां जहां, जैसे हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू बी स्क्वायर। मतलब ट्रांसलेशन में जहां मास की टर्म आती है, यहाँ पे किसकी टर्म आएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इसको एक तरह से मान लो घूमता हुआ मास। बेसिकली है क्या कि जब मास ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो उसका बिहेवियर अलग तरीके से होता है, और जब मास घूमते हुए जाता है तो उसका बिहेवियर अलग तरीके से आता है। लेकिन घूमते हुए में एक कलेश ये भी है कि घुमा कैसे रहे। चलाने में तो कोई कलेश नहीं है, आपको उठाना है और भागना है। चाहे फिर वो आप ऐसे ड्रम को लेके भागो चाहे ऐसे ड्रम को लेके भागो, मास तो सेम ही रहेगा। तो एफ बराबर एम में एम हमेशा सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे उसके घुमाने की एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, अलग अलग आएगा। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो पूरे रोटेशनल मोशन में, मतलब पूरी एनएलएम में, या अब तक जितनी भी आपने फिजिक्स पढ़ी है, वहां जहां जहां पे मास टर्म आती है ना, एम, वहां वहां में अब रोटेशन में क्या बन जाएगी? आई। ऐसा। तो ये रोटेशन का मास है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। समझ में आई बात? और आप इमेजिन करो कि आपको मास निकालना पड़े अब तक की पूरी फिजिक्स में। एफ बराबर एम में एफ तो निकालना ही है, ए भी निकालना है, एम भी निकालना है। हर बार तो एम दे देते थे ना, एम बराबर 2 kg, अब आपको एम भी निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको 2 दिन 3 दिन यही सिखाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे। तो इस चैप्टर का शुरू के 3 दिन इसी में जाने वाले। जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में क्या सीखा था? कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वैसे यहाँ पे हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? जब पार्टिकल, कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसका इनर्शिया अलग तरीके से बिहेव करता है, और उसे ही कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मास है, वही रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। समझने के लिए कह सकते हैं कि ये घूमता हुआ मास, घूमते हुए मास की प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
इनर्शिया क्या होती है? जब मास चल रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी जो मोशन का अपोज कर, समझ गए? इतना ही काफी है। छापें और इसके बारे में 4 बात लिखे हैं। लिखा मैं ही लिखाऊंगा, लेकिन लिखनी है। तो यहाँ लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और 4 बात लिखो। तो अब जो मैं 4 बात बोलने जा रहा हूं, इनको थोड़ा तेज लिखना है, ठीक है? क्योंकि ये लिखने के बाद ही आपकी छुट्टी होगी। तो कुल मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आपके पास 2 फॉर्मूले आ गए। आई बराबर सिग्मा ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, आई बराबर 1 से n। ये फॉर्मूला तो कब लगेगा? डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट मास सुना सुना सा लग रहा है, पहले कभी सुना है? हाँ, वेरी गुड। डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, भाई समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ गया, मास की जगह आ जाएगा डीएम आर स्क्वायर। ये किसके लिए लगेगा? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ये सुना सुना सा लग रहा है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम कहाँ पड़ा था? मैं बोल ही रहा हूं आपको, नई चीजें कम है, पुरानी के साथ रिलेशन ज्यादा है। अब ये फॉर्मूला नया है, लेकिन यूज में कैसे लेना है ये सिखा हुआ है। मजे की बात, समझ में आई बात? तो यही है बस। नई चीज आती जाएंगी थोड़ी 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 थोड़ी, पर यूज में वैसी लेनी है जैसे पहले किसी और चीजों को, उससे रिलेटेड चीजों को लेते थे। भाई कंबाइंड नहीं है ये। एक समझदार इंसान दूसरे समझदार इंसान को बता रहा है कि देखो ये कंबाइंड लिखा हुआ है। ये है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। एक और बात लिखें, लिखो एम ओ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे एल ओ आई क्या था? यहां भी आएगी थोड़े दिन के बाद, तब तक देखना, याद रखना, रहनी चाहिए याद। मैं क्या कह रहा हूँ, नई चीजें कम है, पुरानी चीजें सारी यूज होंगी, कुछ नहीं छूटेगा। तो लिखो एम ओ आई। अरे एल ओ आई और एम ओ आई में कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? एम ओ आई मतलब, एम ओ आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम ओ आई इज, एम ओ आई इज अ टर्म similar to mass in Newton's law. MOI is a term similar to mass in Newton's law। वैसे ये लिखाना मतलब सही नहीं है टेक्निकली तो, लेकिन ये आपको फील के लिए लिखाई गई है ये लाइन, कि आप इसको वैसे ही समझें जैसे अभी तक आप मास को समझते आए हो ना। ये वही है, बस ये रोटेशन का मास है। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट लिखें, तीसरा पॉइंट जो भी है, इट, इट मतलब एमओआई लिखो। एमओआई डिपेंड्स ऑन मास कॉमा its distribution। MOI depends on mass, comma, its distribution, comma, shape and size of body। एक और पॉइंट लिखें, also depends on axis of rotation, also depends on axis of rotation। तो ये थी हमारी, हाँ अब हेडिंग डाले एमओआई। इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं बस, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एमओआई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेडिंग डालें। ये तो क्या थी, अब तक तो हमने बस समझा था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अब हम सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वगैरह वगैरह।
तो पहले 2 दिन, कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे, हम सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ही बातें करेंगे। और मजे की बात बता दूं, वो बातें बताऊंगा, अभी हम पढ़ लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेडिंग डालो और लिखो, लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by which it opposes any change in its rotational state of motion, in its rotational state of motion। और आखिरी पॉइंट, if mass is located away from AOR, AOR मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, कॉमा, इट विल हैव, इट विल मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट विल हैव मोर MOI। और इस सवाल पे डिपेंड करता है कि आपको आगे का रोटेशन कैसे पढ़ाया जाएगा। अगर ये सही आता है तो आपको एक समझदार इंसान समझ के पढ़ाया जाएगा, और अगर नहीं आया, चलिए, 2 स्फेयर हैं, सोच समझ के जवाब देना। दोनों का मास सेम है, एक हॉलो है, एक सॉलिड है। अब आधे लोग सोच रहे हैं मास सेम कैसे हो गया, फिर रेडियस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो एक खोखला है, एक सॉलिड है, तो मास सेम कैसे हुआ है। वो आप सोचना घर जाके क्यों है, कैसे। मास सेम है, रेडियस सेम है, साइज शेप सब कुछ सेम है, इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम है, जिनके अबाउट इनको घुमाया जाएगा। इन गोलों को ऐसे घुमाया जा रहा है, यूं ग्लोब की तरह। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। आपका सवाल है कि जो I1 और I2 होगा, इसमें कैसा रिलेशन होगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। मतलब I1 ग्रेटर देन I2, I1 लेस देन I2, या I1 इक्वल टू I2। देखना ध्यान से, मास सेम है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है, मास में कोई अंतर नहीं है, आर भी सेम है, रेडियस भी सेम है। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए। भाई सर देखो, मास सेम है, रेडियस सेम है, तो आई भी सेम होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्या होगा, नहीं होगा तो फिर जल्दी बताओ। आई ज्यादा होगा। अबे किसका, बराबर होंगे ना यार। क्यों, मास सेम है, आर सेम है, तो बराबर होंगे। MR² फॉर्मूला होता है सर। हाँ, MR² फॉर्मूला होता है सर। मास सेम है और आर सेम है, MR² भी सेम होगा। एम का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है, एक मास, उसकी डिस्टेंस। अगर यहाँ पे आप देखो तो अनंत मास है, एम एम नहीं, छोटा छोटा देखो, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे हर मास की एक बात सोचो, अगर मास सेम है, ऐसा सोचने के लिए बात बोल रहा हूँ, अगर मास सेम है, समझना ध्यान से, तो दोनों ऐसा मान लो एक एक लाख पार्टिकल से बने हैं। इसमें भी 1 लाख पार्टिकल्स हैं, डीएम 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 M1 M2 M3 करके 1 लाख पार्टिकल्स हैं, और इसमें भी 1 लाख पार्टिकल्स हैं। पर इसमें जो 1 लाख पार्टिकल्स हैं वो केवल सरफेस पर है,
और इसमें जो 1 लाख पार्टिकल्स हैं वो अंदर भी हैं। अब समझना है आर क्या होता है। आर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी डिस्टेंस बड़ी बड़ी है। और यहाँ पे अंदर भी है, तो कई तो एक्सिस पे ही है, कई एक्सिस के एकदम बगल में है, तो उनकी डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, तो एम आर स्क्वायर का टर्म उनके लिए छोटा हो जाएगा। तो जब 1 लाख पार्टिकल्स के लिए एम आर स्क्वायर को जोड़ा जाएगा तो इसके लिए बड़ा आएगा, क्योंकि मास तो सबका ही वही डीएम 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 है, लेकिन आर इसमें सभी के लिए ज्यादा है और इसमें केवल कुछ के लिए ज्यादा होगी, बाकी के लिए तो कम ही होगी ना, जो अंदर होंगे। तो आंसर होगा I1 बड़ा होगा I2 से। समझ में आई बात? घर जाके और सोचना, बाकी तुम्हारा आंसर गलत था, कुछ लोगों का सही था।